एआई का एकदम से इतना बूम आया है कि उनको अपनी फ़ील्ड थोड़ी वल्नरेबल सी लगने लगती है कि अब क्या करें फ़ील्ड का और क्या नहीं करें। इवन अभी हम ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं और हमें लगता है कि हम बहुत वल्नरेबल हैं। एआई जो है वो बेसिकली बहुत सारे लोगों की जॉब जो है वो खा लेगा। तो चैलेंजेस हैं, आपको चैलेंज को ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर हावी होना पड़ता है। हल्फन आपको बता रहा हूँ कि मैंने कराची के अंदर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के कैरिकुलम और उसको देखा है, लेकिन जो लाइफ मैंने स्टूडेंट की फास्ट में देखी, आई थिंक वो लाइफ जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह नहीं होती। साइबर कैसी फील्ड है और पाकिस्तान में इसका क्या आगे फ्यूचर है? इस डिग्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है। एआई के आने के बाद भी आने वाले दौर के अंदर जो है ना, साइबर फिजिकल सिस्टम्स जो है ना, उसकी बहुत डिमांड है। पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करो। अगर पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करोगे तो तुम वो मुकाम हासिल कर लोगे। तो आई थिंक वो चीज़ ज़रूरी है, रगड़ा बहुत ज़रूरी है। वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द स्पॉटलाइट। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, फास्ट एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है कंप्यूटर साइंसेस के लिए, कंप्यूटर स्टडीज़ के लिए, और इस यूनिवर्सिटी की एक बेहतरीन डेजिग्नेशन के ऊपर एचओडी की पोस्ट के ऊपर जो हमारे साथ मौजूद हैं, दो डिपार्टमेंट्स को लीड कर रहे हैं इस वक्त, साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग। हम सर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप मूसा? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने अपने पॉडकास्ट के अंदर बुलाया और टाइम देने का आपका शुक्रिया। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे करी और इस स्टेज तक किस तरीके से पहुँचे, और एज अ स्टूडेंट लाइफ आपने कैसे गुजारी, और आपको शुरू से क्लैरिटी थी? मेरी अगर मैं अपनी लाइफ की जर्नी की बात करूं तो स्टिल अभी तो लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं और अभी भी उसी तरीके से चैलेंजेस को फेस करते हुए चल रहे हैं। स्टार्टिंग की अगर बात करें कि मैं किस तरीके से कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड के अंदर आया, तो बेसिकली साइड नहीं था ये बात, तो हादसाती तौर के ऊपर जो है मेरी लाइफ के अंदर आया। मैंने ग्रेजुएशन अपनी करी थी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग से हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो मेरे ख़्याल से 2006 का कोई ईयर था। 2006 के बाद जो मेरी पहली जॉब लगी थी वो मुझे नेटवर्क साइट के अंदर मिली थी, और उसके अंदर मैंने नेटवर्क्स के हैंड्स ऑन किए थे। एक अच्छी कंपनी थी, वेल नोन कंपनी थी। उसको मैंने 1 साल सर्व किया, और सर्व करने के बाद जो है मैं वहाँ पे बेसिकली एक तरीके से वो हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था, बिकॉज़ जब इंजीनियर्स पाकिस्तान के अंदर ग्रेजुएट होते हैं तो उनके लाइफ के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं एज़ कम्पेयर्ड के कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट की अगर बात की जाए, तो हमें वो सैलरी स्टैंडर्ड नहीं मिलता जो कि कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट को जो स्टैंडर्ड मिलता है। तो हमारे पास जो उस कंपनी के अंदर जो मुझे मेरी मतलब जर्नी चल रही थी, उसमें मुझे बेसिकली शिफ्टों के अंदर काम करना पड़ता था। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैंने पढ़ के बेसिकली जो है अपना टाइम जो है वो लॉस किया, और मैं 3-3 शिफ्टों के अंदर जो है वो काम क्यों करूं। तो फिर 1 साल के अंदर मैंने वो कंपनी वो कर दी थी, छोड़ दी थी। उसके बाद जो है मुझे फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सडनली एक ऑफ़र आती है किसी ईमेल के ऊपर, ऑफ़र नहीं मतलब एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि हमें बेसिकली यहाँ पे लैब की बंदे की ज़रूरत है, जो लैब का कस्टोडियन हो। उस वक्त फास्ट यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली इट्सेल्फ एक यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड ले चुकी थी। ये कौन सी ईयर की बात है? ये 2007 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। 2007 के अंदर वो ख़ुद इस्टेब्लिश हो गई थी। इनिशियली तो फास्ट जो है वो कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री पहले प्रोवाइड कर रहा होता था, लेकिन जिस वक्त 2005 या 4 के अंदर जो है ये फुल फ्लैज जो है वो एक यूनिवर्सिटी बन गई थी, और इसने कराची के अंदर मतलब अपनी एक पोजीशन जो है उसकी बनी हुई थी। तो खैर वो अपना स्ट्रक्चर तब्दील कर रहे थे, और उन्होंने वहाँ पे मल्टीपल लैब्स जो है ना वो नई ओपन करी थी। तो उनके कस्टोडियन के लिए उनको बंदा चाहिए था जो लैब के नेटवर्क्स वगैरह को मैनेज कर सके। तो मैंने 2007 में एज अ लैब कस्टोडियन जो है या लैब इंचार्ज आप कह दें, वो मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी। उस दौरान के अंदर जो फास्ट यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स थे वो अब तो काफ़ी रिनाउंड जगह के ऊपर हैं, और उनके अपने स्टैंडर्ड्स मतलब उनके अपने कोई प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट के अंदर चल रहे हैं। तो मैं लैब के अंदर बैठ के इन लोगों को फाइनल ईयर्स के प्रोजेक्ट्स की कुछ असेसमेंट करवाता था, जिनको कहीं भी मुश्किल होती थी तो मैं वहाँ पे उनको हेल्प कर रहा होता था। इस दौरान के ऊपर जो फास्ट यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे वो डॉक्टर ज़ुबैर अहमद शेख साहब थे। उन्होंने बेसिकली मुझे लैब के अंदर आके देखा, और तो मुझे बोला यार आप जो है यहाँ पे नए बंदे आए,
आपकी सीवी तो मेरे पास आई नहीं। तो फिर मेरे डिपार्टमेंट से उनको वो गया कि डिपार्टमेंट से उन्होंने मेरी सीवी मंगाई, तो देखा कि यार ये तो इंजीनियर है और ये लैब के अंदर जो है बेसिकली बच्चों को जो है वो गाइड कर रहा है। तो उनकी नज़र में शायद मैं आ गया था पहले ही कि यार ये बंदा जो है वो बेसिकली इंजीनियर है और हमने जो है इसको लैब के अंदर बेसिकली यूज़ किया है। तो ही इज़ द ओनली पर्सन जो बेसिकली मुझे फ़र्स्ट जिसने हाईलाइट किया था यूनिवर्सिटी के अंदर कि यार इस बंदे के अंदर जो है वो टीचिंग की कैपेबिलिटी है। और 1 साल के अरसे के अंदर ही जो है उन्होंने मुझे फिर अपॉर्चुनिटी दी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई प्रोग्राम था BBSYDP का, तो उन्होंने बोला कि भाई हमें जो है ना बेसिकली टीचर्स रिक्वायर्ड हैं जो इवनिंग के अंदर जो है हमारे पास पढ़ा सकें। तो मैंने वहाँ पे अपनी टीचिंग की स्किल्स जो है वहाँ पे शो करी। तो उन्होंने मुझे वहाँ से बोला कि यार आप जो है ना मेरे ख़्याल से लैब के अंदर सही यूटिलाइज़ नहीं हो रहे हो, अगर आप चाहो तो आप अपने आप को उसके अंदर ट्रांसफ़र करवा लो, टीचिंग के अंदर ट्रांसफ़र करवा लो। लेकिन उसका पूरा प्रोसीजर होता है, आपको टेस्ट जो है वो बेसिकली पास करना होगा, आपको इंटरव्यू दोबारा देना होगा और फिर अपनी पोजीशन से जो है वो छोड़नी पड़ेगी, फिर आप जो है ना बेसिक पोजीशन के ऊपर आओगे। तो फिर ये फ़ैसला थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने 3 साल जो है वो नेटवर्किंग फील्ड के अंदर यूज़ कर लिए थे और फिर वापस आना और फिर लो सैलरी के ऊपर दोबारा शुरू करना मुश्किल था। लेकिन मैंने फ़ैसला किया जिन लोगों से, मतलब डिसीजन जिनसे लिया, उन्होंने मुझे यही बताया कि यार अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और तुम जिस तरह से सोचते हो, तुम्हारा माइंड जिस तरीके से है, तो वो हर दफ़ा में कोई नई चीज़ें कर रहा होता है, तो तुम मेरे ख़्याल से टीचिंग के अंदर ही फिजिबल होगी। तो मैंने शिफ्ट कर लिया था। तो वो एक पाथ था जो मुझे डॉक्टर ज़ुबैर अहमद शेख साहब ने प्रोवाइड किया था। इसके अंदर जो मेरा इंटरव्यू पैनल में थे वो डॉक्टर जवाज़ अहमद शमसी साहब थे, जिन्होंने मुझे यहाँ तक, मतलब मेरी टीचिंग की जो कैरियर था वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। आफ्टर दिस यहाँ पे टीचिंग के दौरान के ऊपर जो है मैंने अपना मास्टर्स वहाँ पे मुकम्मल किया टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर, वो भी इंजीनियरिंग के अंदर था। अब मेरी कंप्यूटर साइंस से लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन जब कंप्यूटर साइंस के बच्चों को पढ़ाया तो मुझे एक अंदर से एक फ़ील आने लगी कि यार मैंने तो इंजीनियरिंग के अंदर वो सारी चीज़ें सीखी ही नहीं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इन टीचरों ने जिनका मैंने नाम लिया, इन लोगों ने मुझे वो पहले दफ़ा में वो टफ़ कोर्सेज़ दिए जिसका मैं मतलब आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल इज़ अ कोर कोर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो मुझे जो बेसिकली बनाने वाला सब्जेक्ट था ना वो ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल था, जो मुझे कभी भी प्रोग्राम उसमें इंजीनियरिंग के अंदर उस तरीके से सिखाया नहीं गया जिस तरह कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट होते हैं। और फास के स्टूडेंट, आपको ख़ुद भी मालूम है कि फास के स्टूडेंट एक क्रीम होती है। हाँ। तो उनके पास जो है सोच का मेयार ही अलग होता है। जब वो क्लास में बैठते हैं तो उनके सवालात के जवाबात देना ही एक टफ़ टाइम होता है, वो इंटरव्यू से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो खैर उस दौरान के ऊपर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर लैकनेस क्या है, तो मैंने अपने अंदर वो लैकनेस ख़त्म करने के लिए प्रोग्रामिंग और दूसरी चीज़ों को सीखने की कोशिश करी। इसके अंदर उस ज़माने के अंदर हमारे साथ थे नुमान अतीक साहब और डॉक्टर बिलाल नाम था उनका, जो इनके साथ होते थे। तो इन दोनों ने मेरे लाइफ के अंदर मुझे प्रोग्रामिंग सिखाने के अंदर बड़ा वो किया। मैं रात में 3-3 बजे उठ जाकर तैयारी करता था कि यार ये फास्ट के बच्चे जो हैं कहीं ऐसा ना हो कि अगले दिन कंप्लेन कर दें और मैं जो है यहाँ से फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि अब तो मैंने अपनी सारी कश्तियाँ पीछे जला दी थी। तो मतलब फास्ट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी वैसे ही है? टीचर के लिए भी है, मतलब टीचर के लिए भी एक टफ़ जो वो है जर्नी होती है इसके अंदर। जो सस्टेन कर लेता है। हमारे सामने ऐसी बड़ी मिसाल है जो कि आपके पास जो है वो कंफ्यूज स्टेट के अंदर टीचर्स हो जाते हैं और वो छोड़ देते हैं अपनी जॉब में, क्योंकि फ़ास्ट एक मुकाम है यार। फ़ास्ट एक यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे कराची की या दूसरे शहरों में जो फास्ट के इंस्टीट्यूट है उधर क्रीम आती है स्टूडेंट्स की, और उन स्टूडेंट्स की क्रीम के साथ कोई ऐसा बंदा काम नहीं कर सकता जिसको डिलीवर करने नहीं आता। खैर ये वाली जर्नी मुकम्मल हुई तो फिर मेरे अंदर एक जोश पैदा हुआ कि मैं PhD करूं कंप्यूटर साइंस के अंदर। उसके अंदर इनिशियल के अंदर मुझे फास्ट के अंदर एडमिशन नहीं मिला, मतलब क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो मुझे फास्ट के अंदर एडमिशन नहीं मिला। इस वक्त आप फास्ट में पढ़ा रहे थे? हाँ, फास्ट में पढ़ा रहा था। फिर मैंने जो है माजूम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से मैंने अपना PhD स्टार्ट किया उस वक्त में ना। तो वहाँ पे जो वो थे उस वक्त के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर ज़ुबैर अहमद शेख साहब, उन्होंने मुझे मेरी बड़ी मदद करी वहाँ पे PhD स्टार्ट करने के अंदर। फिर दैन मैंने वहाँ से फिर लीव कर दिया था। लीव इसलिए कर दिया था कि एक तो यूनिवर्सिटी में आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया था,
और फिर मैंने कोशिश करी कि मैं फास्ट के अंदर दोबारा टेस्ट दूँ पीएचडी का। उस वक्त एचईसी की कुछ पॉलिसीज़ जो थी वो भी हो गई थी, थोड़ी सी वो हुई थी, चेंज हुई थी, तो उसमें मुझे एडमिशन मिल गया उधर और फिर मैंने फास्ट से पीएचडी शुरू किया। तो एक जर्नी है, मतलब कंप्यूटर साइंस में मैं आया ही हादसाती दौर के ऊपर हूँ और वो मुकाम अभी मैंने हासिल नहीं किया जो मुकाम एक्चुअली में किसी भी कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट को हासिल होता है। मैं इनिशियली बताऊँ तो जो भी चीज़ अभी तक मेरे साथ हुई है ये सिर्फ एक हार्ड वर्किंग के ऊपर ही है, मतलब एक हार्ड वर्किंग करके ही कोई बंदा जो है ना वो इतनी एफर्ट कर सकता है। और मैं बड़ा लकी हूँ इस मामले के अंदर कि कुछ फैकल्टी मेंबर्स या कुछ उस्ताद ऐसे आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो आपको बहुत आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो इस तरह की कोई जर्नी है हमारी। सही, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है सर। एक तो मुझे इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि आपने रीस्टार्ट करा, तो मतलब लाइफ के अगर 3 साल आपने लगाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि रीस्टार्ट करना बेनिफिशियल है तो रीस्टार्ट कर देना चाहिए। अगर हम आज के दौर के लिहाज से भी देखें कि जैसे बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अपनी एक जगह बना चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अब ये है कि एआई का एकदम से इतना बूम आया है कि उनको अपनी फील्ड थोड़ी वल्नरेबल सी लगने लगती है कि अब क्या करें फील्ड का और क्या नहीं करें। इवन अभी हम ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं और हमें लगता है कि हम बहुत वल्नरेबल हैं, बेसिक्स का मुकाम ही ख़त्म हो गया है, बिगनर स्टेज ख़त्म हो गया है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि तो रीस्टार्ट कर देना चाहिए, ये बात तो हमने सीखी, लेकिन एआई के हवाले से क्या कहना है आपका? अच्छा देखिए, ये जो रीस्टार्ट वाली चीज़ होती है ना, आप जब सुबह उठते हैं ना तो और फिर जब रात में आप सोने जाते हैं तो अपने आप को रीएवैल्यूएट करते हैं कि यार आज दिन में मैंने क्या चीज़ सही की। हर बंदे का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। मेरा अपना तरीक़ाकार ये है कि मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ उस फील्ड के अंदर जितनी गलतियाँ करता हूँ, जितनी चीज़ें सीखता हूँ, तो मैं उसको रीएवैल्यूएट करूँ अपने आप से और मैं सोचूँ कि यार मुझे आगे किस तरीके से प्रोग्रेस करना है। अगर मैं लाइफ में देखूं तो मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो बहुत अर्ली स्टेज के अंदर वो मुकाम हासिल कर चुके हैं जो मैं अभी कभी ज़िंदगी में भी हासिल नहीं कर सकूंगा। और हमेशा ये सोच के जो है ना, मतलब सोचता हूं कि यार मैं पीछे हूं। जब आपका माइंडसेट ऐसा होता है ना कि आप अपने आप को कंपटीशन के ऊपर लेकर आते हैं और आप अपने आप को रीएवैल्यूएट करते रहते हो, तो फिर जो वल्नरेबिलिटीज़ आपकी लाइफ के अंदर आपके उसके डोमेन के हिसाब से जो चैलेंजेस होते हैं ना, आप उनको ओवरकम करने की कोशिश कर लेते हो और उसके अंदर कामयाब भी हो जाते हो किसी हद तक। फॉर एग्जांपल अभी लोग कह रहे हैं कि यार एआई जो है वो बेसिकली बहुत सारे लोगों की जॉब जो है वो खा लेगा, या बहुत सारे लोगों की जो मैनुअल एंट्रीज करते हैं, या इवन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं अब वो भी सोच रहे हैं कि यार हमने जो 4 साल कोडिंग करी, अब मेरी जगह पे तो एक ऐसा बंदा आ रहा है जो प्रॉम्प्ट लिखवा के कोडिंग कर लेता है और उसके अंदर से मैं बड़ी आगे की तरफ निकल जाता हूँ। हाँ, ये चैलेंजेस हैं, लेकिन आप अपने आप को रीएवैल्यूएट करो कि आप कैसे इस सिस्टम के अंदर जो है वो दोबारा से मतलब अपने आप को इंगेज कर सकते हो और कोई ऐसा पोर्शन ढूंढो कि जो बेसिकली आपको लगे कि यार ये इस चैलेंज को हम जो है वो इस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। आपके सामने मिसालें, आपके पास एआई बहुत सारी जगहों के ऊपर आई हुई है, लेकिन फिर भी आपके पास जो है कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो अभी भी सस्टेन कर रहे हैं और अपना एक मुकाम जो है वो बना रहे हैं। तो चैलेंजेस हैं, आपको चैलेंज को ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर हावी होना पड़ता है, और हावी आप उसी वक्त होते हो कि जब आपकी अपनी सोच जो है ना बेसिकली उसको ओवरकम करने के ऊपर आए। तो सही है। अच्छा सर, अब थोड़ा फास्ट की तरफ बात कर लेते हैं कि जैसे जो नए बच्चे हैं जो फास्ट आना चाहते हैं, फ़ास्ट में एक चीज़ मशहूर है कि रगड़ा तो लगता है, और मैं ख़ुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि रगड़ा तो भाई लगता है फ़ास्ट में। तो क्या ये रगड़ा वर्थ इट होता है कि 4 साल इतनी टफ ज़िंदगी, एक तो बनी हुई था ऐसे रिमोट एरिया के अंदर है, हम लोग कहते हैं शहर से अलग, वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी रिमोट एरिया के अंदर ही होती हैं, लेकिन सुबह 6 साढ़े 6 बजे बच्चा निकलता है और फिर आता है, और उसके बाद काम का जो लोड होता है, एक इसके ऊपर क्या कहना है कि ये रगड़ा वर्थ इट है क्या? देखिए मूसा, मसला ये है कि ज़िंदगी में जो बंदा मेहनत करता है ना उसी को कोई मुकाम जो है वो हासिल होता है। मैं एज ए एलुमनाई अगर बात करूं फास्ट यूनिवर्सिटी की, क्योंकि मैं भी तो यहीं का ग्रेजुएट हूं, पीएचडी मैंने फास्ट से ही करी हुई, तो मुझे फ़ास्ट का ये पता है कि फ़ास्ट का रगड़ा लगाया हुआ बच्चा जो है ना वो किसी भी जगह के ऊपर अपने आप को एक स्टैंड करता है। अच्छा, रगड़ा क्यों ज़रूरी है और रगड़े का मकसद क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स जो है ना बेसिकली शौक हो जाते हैं इस चीज़ को समझ के कि यार हमारी जो जीपीए है ना वो रगड़े की वजह से बहुत कम है, लेकिन उनको ये बाद में रियलाइज़ होता है कि यार इस कम जीपीए की वजह से जितना हम बन गए हैं ना वो मेरे ख़्याल से कोई और नहीं इतना बना।
टॉप जीपीए वाला भी चले मान लेते हैं, लेकिन जो कम जीपीए वाला होता है और जिसने अपने आप को एक गिरे हुए मुकाम से ऊपर उठा के सस्टेन किया होता है, आई थिंक वो बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा होता है। मेरे सामने फास्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो 2017 से या 15 से मेरे साथ ऐसे बच्चे वो हैं, मतलब उनसे ऐसे बच्चों से मेरी इंटरेक्शन है जिनका मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मैं 5-5 साल लग गए उनके, और वो ये सोच के बैठ गए कि यार अब हमसे नहीं हो सकेगा, हमें ये डिग्री जो है ना छोड़ देनी चाहिए। जब पूछें काउंसलिंग करेंगे यार क्यों, मतलब क्यों ऐसा होता है, बोला सर हमारा तो बेसिकली लेना देना नहीं था, हमें फादर ने बोला या हमारे पेरेंट्स ने बोला कि हमने कंप्यूटर साइंस में आ जाना है, तो अब हम यहाँ पर आए, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में फ़ेल हो रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो रहे हैं, फलाने में। तो मैं हर को एक ही बात बोलता हूँ, देखो यार ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है, और जो बच्चा अपने चीज़ों में गिरता उठता है ना, तो उसी को मालूम होता है कि बेसिकली जो है ना मुकाम को कैसे हासिल करना है। तो मैंने ऐसे ग्रेजुएट्स जो है ना मतलब मेरे पास से निकले हैं जिनकी 7-7 5-5 साल की डिग्री हो गई, लेकिन आज वो कोई टॉप पोजीशंस के ऊपर बैठे हैं, और वो बाद में जब कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि सर आपका शुक्रिया, अगर हम उस वक्त डिमोटिवेट होकर ये डिग्री छोड़ देते तो शायद हम ये मुकाम हासिल नहीं कर सकते थे, या हम इतनी अर्निंग नहीं कर सकते थे। फास्ट में ड्रॉप आउट रेशियो बहुत है, फास्ट में टेंशन बहुत है, लेकिन 4 साल का टाइम पीरियड कितनी जल्दी गुजरता है वो भी आपको पता नहीं चलता। और मैं हल्फन आपको बता रहा हूँ कि मैंने कराची के अंदर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के कैरिकुलम और उसको देखा है, लेकिन जो लाइफ मैंने स्टूडेंट की फ़ास्ट में देखी, आई थिंक वो लाइफ जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह नहीं होती। फ़ास्ट का बच्चा पहले सेमेस्टर के अंदर जब आता है तो उसकी जो लाइफ शुरू होती है असाइनमेंट, क्विज़ेस, प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर ही रहता है, और फिर जब वो सेमेस्टर एंड होता है तो फिर सेमेस्टर एंड होने के बाद वो लगता है जीपीए के अंदर कि यार मैं जीपीए कैसे मेंटेन करूं, मुझे 3 वार्निंग लग जाएगी तो मैं यूनिवर्सिटी से किक आउट हो जाऊंगा। तो आई थिंक ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर एक इदारा जो है वो एक बच्चे के अंदर या एक पर्सनैलिटी के अंदर एक चीज़ ऐसी ऐड करता है जो उसको 4 साल के दौरान के ऊपर तो नहीं पता चलती, लेकिन उसके बाद पता चलती है। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो इस रगड़े का बहुत फ़ायदा है, और इस रगड़े का स्टूडेंट को भी बहुत वो होता है। बस सोचना ये है कि रगड़े को गलत सेंस में नहीं लिया जाए। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि कहते हैं कि यार मेरी तो लाइफ ख़त्म हो गई, और मैं जो है इस रगड़े के बाद या 3.2 या मतलब 2.0 के बाद अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, अब मैं कुछ करने के काबिल नहीं हूँ। तो वो बेसिकली रिक्वायर्ड होती है उनके पास काउंसलिंग। अगर उनके पेरेंट्स उनके साथ बैठ के ये रियलाइज़ करवाएं कि फ़ेल पास डजेंट मैटर, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करो, अगर पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करोगे तो तुम वो मुकाम हासिल कर लोगे। तो आई थिंक वो चीज़ ज़रूरी है, रगड़ा बहुत ज़रूरी है, और इसका एक अपना वो भी है, मज़ा भी है। जो आप चीज़ हासिल कर लेते हो, फिर आप जब देखते हो ना कि यार आपने पीछे क्या चीज़ छोड़ी है, मतलब पीछे क्या चीज़ आपने मेहनत करी है, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ जो थी ना वो मतलब इसी ने हमें बनाया है। फास्ट में हम लोग जिस तरीके से हमने रगड़े की बात करी, अब ये सीजीपी का भी एक मसला आता है। हम कहते हैं कि एक ट्रेड ऑफ है फास्ट के अंदर के सीजीपी और हमारी सोशल लाइफ का, कि सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है वही रगड़े की वजह से, और अगर सीजीपी बच्चा कोई बनाने के लिए जाता है तो उसकी तो सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और अगर थोड़ा सा सोशल लाइफ पे कंसंट्रेट करेगा, सोसाइटीज़ में लगेगा, तो वो अपनी सीजीपी गिरा बैठेगा। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर ना सोशल लाइफ का मतलब बेसिकली स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि वो बेसिकली ऐसे इवेंट्स में वो हो जिसमें कोई आपको सॉन्ग मिले या कुछ इस तरह के इवेंट्स इस तरीके से हो जाए, या कुछ एंटरटेनमेंट के रिलेटेड हो जाए, और थोड़ा पब्लिक इसका राइट वर्ड एंटरटेनमेंट है ना। अच्छा, अगर मैं आज बात करूँ ना आपको, तो अब स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है, ठीक है। और मेरा तो पर्सनली मानना ये है कि यार चलो सोशल लाइफ होनी चाहिए। सोशल लाइफ के अंदर स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं ना वो बच्चों के माइंड सेट को बनाते हैं। ये इवेंट्स या फिर ऐसे कंपटीशंस इवेंट्स जिसके अंदर जो है ना बच्चा अपने माइंड को यूज़ करे, तो वो ऐसे इवेंट्स जो है ना वो बेसिकली बच्चे को बनाते हैं। लेकिन जो ऐसे इवेंट्स होते हैं ना जिनके अंदर जो आपको लगता है यार ये टाइम किलिंग है ना, तो आई थिंक वो चीज़ जो है ना कराची कैंपस के अंदर और दूसरे कैंपसेस के अंदर आपको थोड़ी सी रिलेक्टेंस मिलेगी फास्ट के उसके अंदर, और मेरे ख्याल से वो ठीक भी है, क्योंकि हम लोग जो है ना थोड़े से मुख्तलिफ हैं। मतलब फ़ास्ट का कल्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। फ़ास्ट का कल्चर जो है वो बेसिकली स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को डिफरेंट एंगल से बनाने की है।
आप दूसरे उसमें देखेंगे ना, दूसरे यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे तो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ होनी भी चाहिए, और हमारे पास भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बट एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर होनी चाहिए। ये इतना नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ करके सिर्फ यही चीज़ें जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर के अंदर अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर सोशल लाइफ की बात करें तो उसके अंदर स्पोर्ट्स के इवेंट्स आते हैं, उसके अंदर कंपटीशंस के इवेंट्स आते हैं, और उसके अंदर आप स्टूडेंट को इट्सेल्फ जो है वो डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है पार्टिसिपेशन के लिए, जहाँ पे वो अपने पर्सनालिटी को शो कर सके, ड्रामेटिक इवेंट के अंदर या स्पीच इवेंट्स के अंदर, तो ये वाले इवेंट्स जो है ना तो इसके अंदर पार्टिसिपेशन के मायने हैं, वर्थफुल मायने हैं। मतलब कम्प्लीटली सिर्फ पढ़ाई पे ही नहीं लगे रहना चाहिए, दूसरी जगहों पे भी जाना चाहिए। कम्प्लीटली पढ़ाई पे नहीं लगे रहना चाहिए। फास्ट के अंदर भी ये होता है कि मतलब कम्प्लीटली पढ़ाई पे नहीं है, लेकिन है मतलब इतना भी नहीं है कि हम सिर्फ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर ही स्टूडेंट को डाल दें और फिर पढ़ाई का जो कंसंट्रेशन है वो बच्चों का लॉस होना शुरू, मतलब इक्विलिब्रियम कुछ बनाना पड़ेगा। हाँ, बीच का रास्ता कुछ ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोई बच्चा है जो बहुत ही अच्छी CGPA से निकल रहा है और एक बच्चा है जो थोड़ी मुनासिब CGPA से निकल रहा है लेकिन उसने बाकी एक्टिविटीज़ को भी एक्सप्लोर किया है, तो आपकी नज़र में कौन बेहतर है? मेरे नज़र में तो जो मुनासिब जिसने मेंटेन किया वो करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर चीज़ के अंदर बैलेंस ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई की तरफ 100% लग जाते हो तो वो भी गलत करते हो, फिर आप किताबी कीड़े बन जाते हो। आपको चाहिए कि आप बैलेंस लाइफ के अंदर यूज़ करें। आपको जितना एंटरटेनमेंट देखना है या जितना एंटरटेनमेंट के ऊपर पार्टिसिपेट करना है वो आप करें, या जितने स्पोर्ट्स के इवेंट के अंदर करना है वो पार्टिसिपेट करें, फिर आप अपनी पढ़ाई को टाइम दें। और आई थिंक फास्ट के अंदर यही कल्चर है। फास्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि एक भी आपका बैलेंस जो है ना वो एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, इस तरह नहीं है। आपको इन 4 महीने के सेशन के अंदर सेमेस्टर के दौरान के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें खुद बैलेंस करनी है। अगर आप किसी सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो आपको फिर ये भी सोचना है कि यार अगर मैं सोसाइटी को लीड कर रहा हूँ या सोसाइटी का मेंबर हूँ किसी तरीके से, तो मुझे अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू रखना है और मुझे अपने इवेंट्स को कैसे कंटिन्यू रखना है। यही मेन रीज़न है कि फास्ट के अंदर मेजॉरिटी बच्चा जो है ना वो अपनी GPA जो है ना वो लूज़ कर देता है, क्योंकि उसको ये सेटिंग नहीं आती, उसको ये बैलेंस नहीं आता कि मैं बैलेंस कैसे करूँ कि मुझे पढ़ाई भी रखनी है, मुझे ये इवेंट्स के अंदर भी अपने आप को रखना है, तो ये सारी चीज़ें। सही। अगर जनरल वे में बात करें टेक्नोलॉजी की, जिस तरीके से हमने डिस्कस करा AI वगैरह की फील्ड्स को, आप क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के HOD रह चुके हैं और हैं अभी साइबर के HOD, तो अगर साइबर के स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम कि साइबर कैसी फील्ड है और पाकिस्तान में इसका क्या आगे फ्यूचर है और पाकिस्तान से बाहर क्या फ्यूचर है, और AI के आने के बाद ये कितनी वल्नरेबल हो गई है और हमारे पास साइबर में क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर एक बच्चा है जो अभी इंटर करके निकला है या जो मैट्रिक क्लास के अंदर है और वो साइबर के अंदर इंटरेस्ट रखता है, तो वो किस तरीके से अपना पाथ देखे, क्योंकि साइबर के अंदर भी सब फील्ड्स हैं, किस तरीके से एक्सप्लोर करे और कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमें ऑप्शंस हैं हमारे पास। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ऐसे साइबर सिक्योरिटी के इतने ज़्यादा ऑप्शन शायद पाकिस्तान या कराची में मुश्किल हैं। अगर आप रिमोटली चले आएँ वो सब चीज़ें एक अलग है, लेकिन अगर आप ओवरऑल फिज़िकल कंपनीज देखें तो मेरे ख़्याल से कम है। कुछ हद तक तो आपकी जो आखिरी स्टेटमेंट है वो मैं मान लेता हूँ, कुछ हद तक तो है, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि साइबर जो है ना उसका स्कोप क्या है। देखिए 2018 के अंदर आपके पास वर्ड आया डेटा साइंस का, फिर आपके पास वर्ड आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो चले इससे पहले भी चल ही रहा था। डेटा साइंस का जब वो आया, बूम आया, तो सारे लोग जो है वो बेसिकली मशीन लर्निंग और दूसरे टॉपिक्स के ऊपर जाने लगे और इसके अंदर आपने डिफरेंट सोल्यूशन देखे कि यार लोगों ने 2022 तक बहुत सारे काम किए। फिर ऐसी कराची के अंदर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ उसके अंदर जो है वो ऐसी जो है वो कंपनीज़ ओपन हो गई जो बेसिकली डेटा साइंस के काम करवाती हैं, जो डेटा इंजीनियरिंग करवाती है और दूसरे चीज़ों के अंदर वो अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। 2023 के अंदर हमने देखा कि यार पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो नया एक ट्रेंड आना शुरू हो गया। लोग साइबर सिक्योरिटी की डिग्री जो है वो बेसिकली मतलब इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और 2020 के अंदर वैसे स्टार्ट में 2020 से शुरू हो चुका था, लेकिन बूम तो 2023 के अंदर ही मैंने इसका वो नोट किया। तो खैर जब ये डिग्री स्टार्ट हुई थी इसका मेन थीम ये था कि यार
हमारे पास जो है ना बहुत सारे जो सॉल्यूशंस लोग बनाते हैं ना, कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट जब अपनी कोई भी प्रोडक्ट या ऑनलाइन करते हैं या एप्लीकेशन बनाते हैं, तो इनके अंदर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती हैं और एप्लीकेशंस जो है वो क्रैश हो जाती हैं, फिर क्रिटिकल डेटा लोगों के लॉस होना शुरू हो जाते हैं और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ब्रीच होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर लोगों ने सोचा कि यार ये डिग्री जो है ना, बेसिकली इस डिग्री प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं और इससे हम जो है ना स्टूडेंट को एक न्यू डायरेक्शन देते हैं कि स्टूडेंट जो है वो सिक्योरिटी की तरफ जो है वो अपने आप को लेके जाए। तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो है ना लोगों ने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है ना सिक्योरिटी के नाम से ही, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के नाम से ही अपने पास जो है ना वर्किंग शुरू कर दी। इससे पहले आईटी डिपार्टमेंट होता था, मतलब आईटी डिपार्टमेंट सब कुछ देख लेगा, उसके अंदर सिक्योरिटी वाला भी घुसा हुआ है, उसके अंदर दूसरे लोग भी घुसे हैं, सब एक ही में अंदर आ रहे हैं। लेकिन अब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ओपन हो गए, फिर लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आई कि यार अभी सिक्योरिटी के अंदर जो है ना मल्टी फील्ड्स कौन कौन सी आ रही हैं। तो सॉक एनालिस्ट की आ गई, पेन टेस्टिंग की आ गई, ब्लू टीम आ गई, थ्रेट इंटेलिजेंस आ गया, काफ़ी चीज़ें हमारे पास आ गई। ये सारी चीज़ें ओपनिंग हो गई है और पाकिस्तान के अंदर जो है इसका अपना एक स्कोप है, क्योंकि हर प्रोडक्ट तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेसिकली मतलब अगर हम बात करें तो आपको काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी पाकिस्तान के अंदर जो एप्लीकेशन वाइज है, डिजिटल एप्लीकेशन वाइज, जो बाहर से इंपोर्ट हुई हुई है, मतलब आप बाहर का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे उनके सिक्योरिटी वाले काम थे। हमारी लोकल कंपनीज़ भी अपनी प्रोडक्ट जो है अपनी पाकिस्तानी उसके अंदर उनकी भी प्रोडक्ट्स चल रही है, तो इनके पास जो है वो सिक्योरिटी के कंसर्न्स बहुत सारे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस डिग्री का स्कोप नहीं है, इस डिग्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है। एआई के आने के बाद भी अगर हम कंप्यूटर के अम्ब्रेला के अंदर बात करें, कंप्यूटर साइंस के अंदर अम्ब्रेला के अंदर बात करें, तो मुझे पर्सनली लगता है कि कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट जो है ना वो बेसिकली अभी एक तरीके से परेशानी के अंदर है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का जो ग्रेजुएट है उसको कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज एआई का जो वो है एजेंट है वो अभी सिक्योरिटी पोस्चर को समझने के अंदर ही उसको टाइम लग जाता है और वो बेसिकली उस फिज़िकल आर्किटेक्चर को उसको नॉलेज करना या उसको समझना या सोल्यूशन प्रोवाइड करना उस तरीके से नहीं है जिस तरह एक कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट अपना कोड जो है वो बेसिकली एआई से लिखवा लेता है। तो हमारी फील्ड के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर तो हमें कोई वो नहीं है एआई से कि यार एआई जो है वो हमें किसी तरीके से डैमेज करेगा। लेकिन हमें एआई को के साथ अपडेट तो होना पड़ेगा। एआई के साथ साइबर सिक्योरिटी वाले को अपडेट होना है और एआई के टूल को लेते हुए साइबर सिक्योरिटी के सल्यूशन को कैसे आगे की तरफ लेके जाया जा सकता है, हम स्टूडेंट को वो चीज़ जो है ना वो बेसिकली समझनी है। तो यस, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का अच्छा खासा स्कोप है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलना ये एक बहुत क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी तक जो इस्टेब्लिश कंपनीज़ हैं उन्होंने एक्चुअल वे के अंदर हमारे साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स को यूटिलाइज़ ही नहीं किया। बिकॉज अगर ग्रेजुएट निकलता है तो उसको मिलती है सॉक की पोस्ट। अब सॉक का जो काम होता है वो बेसिकली क्या होता है, 24 घंटे का काम होता है। आपको टेलीफोन पे पकड़ा दिया और टेलीफोन पे पकड़ा के आप कोड की वल्नरेबिलिटी और इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो चेक कर रहे होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर फील्ड्स जिसके ऊपर काम होना चाहिए, जैसे थ्रेट इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट किसी भी इदारे के अंदर पाकिस्तान के अंदर शायद और नादर ही आपको कहीं मिल जाए, जिसके ऊपर बेसिकली आपको थ्रेट की इंटेलिजेंस, प्री इंटेलिजेंस और उसकी जो है ना मॉडल्स के ऊपर काम करवाया जाता है। इसी तरह आपके पास रेड टीमिंग का कॉन्सेप्ट है, पर्पल टीम का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी चीज़ें हैं। अब अगर हम वल्नरेबिलिटी की चेकिंग की बात करें तो रेड टीम, आई थिंक रेड टीम या पर्पल टीम में से कोई ऐसी टीम होती है जो बेसिकली क्या करती है कि आपके पास जो है ना वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करवाती है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करवाने के बाद जो है उनकी टेस्टिंग होती है कि यार कौन कौन से सिस्टम्स जो है ना हमारे पास वल्नरेबल्स हैं, फिर इनके टेस्ट केसेस बनते हैं और टेस्ट केसेस बनने के बाद जो है इन सिस्टम्स की एक रिपोर्ट बनती है कि यार ये चीज़ें जो है ना वो आपको वीकली बेसिस के ऊपर अपने सिस्टम के अंदर जो है ना वो अपडेट करनी है। अब कहीं 1000 नोट्स का सिस्टम है, कहीं आपके पास 5000 नोट्स का सिस्टम है, तो आप सोचो, और वो इदारे जिनके पास इतने बड़ी बड़ी नोट्स का सिस्टम चल रहा है और वो कोई क्रिटिकल सर्विस किसी अपने लोकल यूज़र को दे रहे हैं, तो उनका डेटा जो है वो कितना वल्नरेबल होगा। फिर उनके पास जो वो है क्या कहते हैं साइबर ड्रिल्स, वो महीने के अंदर होनी चाहिए, हफ्ते के अंदर होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना पाकिस्तान के अंदर अभी राइट नाउ बैंकिंग सेक्टर के अंदर थोड़ा बहुत इन हुआ है, लेकिन इतना भी इन नहीं हुआ। बाहर की उसके अंदर अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट्स पाकिस्तान से बाहर वाले ममालिक में काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स की, साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड कि पाकिस्तान के अंदर। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। सही सर, जो आपने रेड टीमिंग की बात करी, ब्लू टीमिंग की बात करी, पर्पल टीमिंग की बात करी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि इनमें
ये हैं क्या बेसिकली, ताकि लेमैन लैंग्वेज में जो साइबर के लोग नहीं हैं, जो आना चाहते हैं, भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनको समझ आ जाए। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और भी ऐड कर लेते हैं कि जैसे मुझे नज़र आता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी है वो एक गैप है इंडस्ट्री का एक बड़ा। जब जैसे मैं खुद एज ए पेन टेस्टर देखता हूँ खुद को, तो हम यूनिवर्सिटी में वैसी पेन टेस्टिंग नहीं पढ़ते जैसी एक रियल वर्ल्ड में चल रही है। रियल वर्ल्ड में बिल्कुल एक वॉर चल रही है कि आपको सामने सर्वर दिखा है तो आपने हैक करना है और इसके पीछे एक वॉर लगी हुई है आपकी। हम यूनिवर्सिटी में ऐसे कुछ देखते नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास, जैसे ट्राई हैक मी वगैरह। वैसी स्टडीज़ को या तो यूनिवर्सिटी में ऐड किया जाए, या जो बच्चे अभी यूनिवर्सिटी में नहीं आए और वो साइबर की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं तो वो किस तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करें, थोड़ा इस बारे में डिटेल पे डिस्कस। अच्छा देखें, जो आपने रेड टीम, पर्पल टीम या उसकी बात करी ना, इसको एक कंसाइज वे के अंदर समझते हैं। जैसे अगर आप 500 नोट्स का सिस्टम चला रहे हैं ना, अब 500 नोट्स के सिस्टम के अंदर मैं आपको बोलूँगी यार मूसा, आपने ना सिक्योरिटी की एक टीम खड़ी करनी है, उसको आप काम जो है ना, वर्क फ्लो जो है ना वो बताएं। तो काम बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपकी कंपनी जो है वो बेसिकली कोई क्रिटिकल डेटा अपने पास स्टोर कर रही है, लेट सपोज आप डेटा सेंटर चला रहे हो। पहले ये मान लेते हैं जैसे मैं ब्लू टीम का बंदा हूँ, तो मैं क्या काम करने वाला हूँ? नहीं, ब्लू टीम, रेड टीम, इसकी कैटेगरीज जो है ना अभी स्किप करते हैं। हम पहले ये समझते हैं कि एक्चुअल में ना साइबर सिक्योरिटी की जो टीमिंग होती है वो कैसे होती है, सही है। अच्छा, अब आपके इदारे के अंदर आपको मालूम है कि यार मेरा क्रिटिकल सर्वर्स हैं, 500 नोड्स हैं, मेरे यूज़र्स हैं जो मुझे बेसिकली किसी एप्लीकेशन के थ्रू मेरे सिस्टम को एक्सेस करेंगे, तो मेरे पास क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं। अब एक तरीका तो ये होता है कि आप आईटी डिपार्टमेंट का नाम लिखो और आईटी डिपार्टमेंट के नाम से आपने किसी को काम डेलीगेट नहीं किया और आप सबको बोल रहे हैं कि सारा काम आप करो, तो वो सिस्टम तो अब गया, ठीक है। अब आता है कि यार आप जो है ना एक टीमिंग करते हो और टीमिंग करने के अंदर एक टीम को बोलते हो कि यार तेरा काम ये है कि तू इन सिस्टम्स के ऊपर जो है ना वो एक किस्म का थ्रेट आइडेंटिफाई कर कि यार इनको सिक्योरिटी वाइज जो है ना क्या थ्रेट्स इन सिस्टम्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब वो कोई भी सिस्टम लगाता है, कोई स्क्रिप्ट लगाता है और डेली बेसिस के ऊपर स्केड्यूल लगा के उन सिस्टम्स के अंदर वल्नरेबिलिटी को असेस करता है जो उसको मालूम है। जो उसको मालूम है मीन्स के जो जिसकी अवेयरनेस उसको है। अगर उसको अवेयरनेस नहीं है तो वो बस जो है ना छोटे मोटे गैप्स निकाल के आपको बता देता है, ठीक है। चलें, छोटे मोटे गैप्स निकाल के उसने आपको एक रेक्टिफाई करके बता दिया कि यार ये थ्रेट्स हैं और इनकी मैंने रिपोर्टिंग कर दी। अब ये थ्रेट एक्चुअली हैं वो कैसे आपको पता चलेगा? तो उसके ऊपर आप टेस्ट केस चलाते हो। टेस्ट केस चलाने के लिए आप क्या करते हो कि आप बनाते ऐसे वो मॉडल्स बनाते हो जो बेसिकली उनके ऊपर अटैक करें, और ये सब कुछ रियल टाइम के अंदर चल रहा है। अब ये टीम जो है वो बेसिकली अटैक करती है जिसका बाहर वाले लोगों को पता नहीं है। अब वो दौरान काम भी चल रहा है और अटैक भी साथ में चल रहा है। अब वो अटैक करने के बाद वो आइडेंटिफाई करते हैं यार इस बंदे ने जो रिपोर्टिंग करी है ना बिल्कुल ठीक करी है, ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये ग्लिच मौजूद है। तो वो चीज़ जो है ना वो ये दोनों टीमें आपके पास अलग बन जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एक सिस्टम होता है थ्रेट इंटेलिजेंस का, जो क्या करता है कि वो AI सिस्टम्स को यूज़ करके ये आइडेंटिफाई करता है कि यार अब 0 डे अटैक किस तरह आने वाला है एप्लीकेशन के अंदर और क्या वल्नरेबिलिटीज़ मेरे पास मौजूद है। तो आप इनको कलर कोडिंग के अंदर कुछ भी कह दो, लेकिन आपके पास जो सिक्योरिटी के पोस्चर्स होते हैं, सिक्योरिटी की टीमिंग्स होती हैं, आप उनको इसी तरीके से अलाइन करते हो। तो मतलब इनको एक सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ब्लू टीम जो अंदर के लोग काम कर रहे हैं खुद से डिफेंसिव वे में देख रहे हैं, हाँ। रेड टीमिंग जो समझ लें अटैकिंग वे में देख रहे हैं, उसको ऑफेंसिव वे के अंदर देख रही है। ऑफेंसिव वे के अंदर कि आपको पता है लीगल बाउंड्रीज क्या हैं और आपकी अथॉरिटी ने आपको बताया हुआ है स्कोप के मुताबिक, हाँ, स्कोप के आपके हिसाब से बताया हुआ है, आपने उसके ऊपर अटैक करके आपने अपनी चीज़ों को मालूम करना। अब ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तान के कमी इदारों के अंदर जो है ना वो साइबर ड्रिल जो है वो इस तरह की होती होगी। हाँ। इसी वजह से हमारे मेजर सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की ड्रिल्स होती नहीं है। जब इस तरह की ड्रिल्स होती नहीं है और लोग बड़े शातिर होते हैं, मतलब इंटेलिजेंस होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके सिस्टम को क्रिटिकल देख रहे होते हैं कि यार इनका सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा है, इनकी IP एड्रेस किस पोर्टल के ऊपर चल रही है, या ये किस जगह पे यूज़र जो है वो अपना डेटा जो है वो जब पोस्ट करता है तो वो क्यूरी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी टेक्निक जो है ना वो स्टूडेंट्स को या उस बंदे को, सिक्योरिटी वाले बंदे को बेसिकली पता होती है जो अटैक करने जा रहे हैं। तो ये तो पहले वाले सवाल का जवाब हो गया था। दूसरा सवाल आपने पूछा था जो यूनिवर्सिटी के हिसाब से। अब देखें यूनिवर्सिटी जो है ना वो एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर चलती है। अब
साइबर सिक्योरिटी के अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो इसका ट्रेंड जो है ना मतलब इसका जो वर्किंग का तरीक़ेकार है वो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट से टोटली डिफरेंट है। मतलब टोटली डिफरेंट से मुराद कि उनको तो कोडिंग करनी है ना, कोडिंग के लिए हम कोर 7 का सिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं और फास्ट एग्जीक्यूशन करते हैं। बस इनके लाइफ यहाँ तक है, मॉडल को ट्रेन करना है, GPUs लगाने, फलाने करने। हमारा काम थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा काम तो ये है कि हमें जो है सिस्टम की नेटवर्किंग को भी देखना है, प्लस उन चीज़ों को भी हमें देखना है कि हम एक एक घंटे तक वेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब एक अटैकर होता है, उसको ब्रूट फोर्स का पता होता है कि यार मुझे ब्रूट फोर्स के लिए 5-6 दिन बैठना पड़ेगा, मुझे अटैक को करना है, मुझे स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है। तो हमारी काम की एग्जीक्यूशन डिफरेंट है। अब मैं प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट के अंदर आपको ऐसी रिसोर्स मिल जाए जहां पे आप कोई 4-4 घंटे की वो करते हैं, क्या कहते हैं, 4-4 घंटे का कोई ब्रूट फोर्स अटैक करके किसी सिस्टम को जो है जो हमने खुद बनाया हुआ है और आपको टास्क दें उसको ब्रेक करने के लिए, तो ये इम्पॉसिबल है। या वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करना जो कि रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी उसको स्टूडेंट को, तो ये इम्पॉसिबल है। अब स्टूडेंट बेसिकली क्या करते हैं, बाहर की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ट्राई हैक में जो कि क्लाउड के ऊपर बनी हुई है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ इसमें भी है, ठीक है, लेकिन वो वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट को कि आप प्रैक्टिस करने के लिए इन वल्नरेबल PCs के ऊपर जो क्लाउड के अंदर मौजूद है, आप इनके नेटवर्क्स को इस्तेमाल करके एक इथिकल वे के अंदर जो भी काम करना चाहते हैं, जो अटैक करना चाहते हैं, उसका कॉन्सेप्चुअल स्टडी जो है वो आप बना सकते हैं। लेकिन एक रियल टाइम के ऊपर स्टूडेंट को वो प्रॉब्लम उसी वक्त फेस होगी जब वो किसी फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर या वो मार्केट में, हाँ मार्केट में होगा, तो उसी वक्त उसको पता चल सकता है। सही। थोड़ा साइबर वॉरफेयर के ऊपर बात कर लेते हैं सर, कि साइबर वॉरफेयर को थोड़ा एक्सप्लेन करें और इसके बारे में थोड़ा डिटेल। देखिए, आने वाले दौर के अंदर जो है ना साइबर फिजिकल सिस्टम्स जो है ना उसकी बहुत डिमांड है। साइबर फिजिकल सिस्टम्स का मतलब कि आपकी तमाम डिवाइसेस, मेडिकल हो गई, आपके ट्रांसपोर्ट यूनिट्स हो गए, आपके फलाने हो गए, ये एक साइबर स्पेस के अंदर ही रन हो रहे होंगे। मींस के सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे और इनके पास जो है ना बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हमारे पास, हमारे मुल्क को, हमारा खैर मुल्क इतना अभी मेरे ख़्याल से तो इतना जदीद नहीं हुआ, आने वाले 5-6 साल के अंदर अगर हो जाए अल्लाह करे हो जाए हालात देख के तो। लेकिन दूसरे ममालिक के अंदर जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जो ये साइबर फिजिकल सिस्टम्स है ना, इनको कोलैप्स करना जो है ना बड़ा आसान है। अगर आपको वीकनेसेस पता चल जाए तो आप पूरे सिटीज़ बंद कर सकते हो, पूरी चीज़ें बंद कर सकते हो। तो साइबर वेलफेयर वॉर जो बेसिकली जो वॉर है ना वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों की है, क्योंकि लोगों को मालूम है, कंट्रीज़ को पता है कि उनके सिस्टम्स को हम कैसे जाम कर सकते हैं, उनके ट्रेन सिस्टम्स को कैसे जाम कर सकते हैं, उनके मीडिया सिस्टम्स को कैसे जाम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे साइबर के ऊपर ही, सारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। अभी आप देख लें रिसेंट के अंदर पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर हुई थी, उस वॉर के अंदर एक जगह पे तो हमारे आर्मी वाले लगे हुए थे, दूसरी जगह के ऊपर जो है एक मीडिया वॉर चल रही थी, और उस मीडिया वॉर को भी हम लोगों ने किस तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करी, उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी, क्योंकि हमारे लोगों को इतनी अवेयरनेस थी कि हम किस तरह से इस चीज़ के अंदर विनिंग कर सकते हैं। वो आप वो चैनल हैक करने वाली बात कर रहे हैं, वो जो हाँ मतलब चैनल हैक करने के साथ साथ जो मीडिया के ऊपर जो हमने एक वॉर लड़ी, हाँ, तो उस तरीके से हाँ, तो आपको हर जगह के ऊपर अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है, आपको अपनी वो लगानी पड़ती है ना। ये देखिए मैं समझता हूँ कि अब वॉर जो है ना सिर्फ इस चीज़ का नाम हथियारों का नहीं है, हथियारों का नाम नहीं, सिर्फ मैदान में नहीं होने सिर्फ मैदान में नहीं, ये आपके पास हर जगह पे आप पीपल को अपने काम के लिए ट्रेन कर लेते हैं और उनको अपने काम के तरीके से जो है बेसिकली बना लेते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो कि इन सारी चीज़ों के डोमेन के अंदर आती हैं। पाकिस्तान अभी मेरे ख़्याल से इस चीज़ के लिए इतना तैयार नहीं है, उसको टाइम लगेगा, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स या पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं वो जब अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करें तो मेरे ख़्याल से उनकी तरफ से ये एफ़र्ट होनी चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर वो इन सारी चीज़ों को जल्द से जल्द जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करें। ब्लॉकचेन के बारे में सर कुछ डिटेल बताएं। अच्छा, हम लोग क्या ना ज़्यादातर अगर हम बात करते हैं जैसे ब्लॉकचेन के बारे में, तो एक वही वाला कॉन्सेप्ट आता है सबका कि ब्लॉकचेन एक फाइनेंशियल लेजर है, बिटकॉइन, इथेरियम, पैसे लगाएंगे, हराम है, सट्टा है, क्या मामलात हैं। लेकिन ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी क्या है और कितना यूज़फुल है, और एक टेक के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है, और अगर थोड़ा सा उसको आप फाइनेंशियल लेजर वाली जो साइड है उसकी बिटकॉइन वाली, उसको भी डिप कवर कर लें और इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें एक लेमैन लैंग्वेज के अंदर कि
ये वाली ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी क्या है, और ब्लॉकचेन एज अ फाइनेंशियल लेजर जो स्टॉक्स के सिलसिले में बात करते हैं लोग, वो क्या है? अच्छा देखिए, मैंने ब्लॉकचेन का कोर्स जो है ना, हमारे पास फास्ट के अंदर एक प्रोफेसर होते हैं डॉक्टर सुफियान, उनसे मैंने पहली दफ़ा ये कोर्स पढ़ा था। तो कोर्स लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने कोर्स इसलिए लिया था कि हमारे जितने भी पीएचडी के स्टूडेंट्स थे ना, वो बेसिकली डेटा साइंस की तरफ थे। तो मेरा माइंड सेट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बोलता हूँ कि जो सारे लोग काम कर रहे होते हैं वो काम मुझे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए। तो मैंने उनका कोर्स उठा लिया। कोर्स उठाने के बाद जो है मैं थोड़ा परेशान हो गया कि मुझे भी शुरू के अंदर में ब्लॉकचेन समझ नहीं आई। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा पीएचडी के अंदर होता ये है कि हमारी जो पीएचडी की क्लासेस होती है वो मास्टर्स के स्टूडेंट के साथ ही होती हैं। तो उस मास्टर के स्टूडेंट के अंदर मेरा कोई अपना बैचलर का स्टूडेंट भी साथ में ही पढ़ रहा था। मतलब मास्टर के स्टूडेंट के अंदर बैचलर वाला स्टूडेंट, पास आउट हुआ हुआ स्टूडेंट मास्टर की क्लास के अंदर बैठा हुआ था। तो उससे मेरी गपशप हुई। उसने मुझे बोला कि सर, मेरे फादर बैंकिंग सेक्टर में होते हैं और मुझे जो है ना, जो सर चीज़ें समझाते हैं, मुझे कॉन्सेप्चुअल मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे मिड आते थे तो मैं उसके पास चला जाता था तैयारी करने के लिए। और तैयारी करने के लिए जब मैं गया तो उसने मुझे बड़ी अच्छी तरीके से तैयारी करी। अब्दुल मुक्सिद नाम थे उसकी, अपनी कंपनी है बाइटकॉप के नाम से। तो थैंक्स उस स्टूडेंट का, उसकी वजह से जो है मैं ब्लॉकचेन के अंदर मेरा बड़ा इंटरेस्ट बन गया। फर्स्ट मिनट के अंदर तो मेरे नंबर नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो है जब उसने मेरा इंटरेस्ट उसकी वजह से, नॉलेज की वजह से बढ़ गया, क्योंकि उसके फादर बैंकिंग सेक्टर के अंदर थे शायद, तो उसकी नॉलेज उसमें बैंकिंग एप्लीकेशंस में बहुत अच्छी थी। तो मुझे सिर्फ कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि हम ब्लॉकचेन को लगाते क्यों हैं, और बैंकिंग एप्लीकेशंस का जो सर डिस्कशन करते हैं वो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो जैसे ही समझ आया तो मुझे वहाँ से क्लिक हो गया कि यार ये ब्लॉकचेन जो है ये आने वाले वक्त के अंदर मुझे तो काफ़ी बेनिफिट करेगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। ब्लॉकचेन मैंने वहाँ से स्टडी करना शुरू करी। कॉन्सेप्चुअली अगर बात की जाए तो ब्लॉकचेन जो है एज अ टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है, जिसके अंदर जो है डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके एक ऐसा चेन बनाई जाती है। ये डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, सर इसको एक्सप्लेन करें एक लेमैन, क्योंकि हम टैग वाले तो समझ जाते हैं, लेकिन एक लेमैन लैंग्वेज। देखिए, सेंट्रलाइज क्या होता है कि सेंट्रलाइज में आपके पास डेटाबेस की कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है ना, वो किसी भी एक इंडिविजुअल के पास होती है। अगर नादरा का सिस्टम लिया जाए तो नादरा के सिस्टम के अंदर जो है जितनी भी एंट्रीज नादरा के सिस्टम के अंदर की जाती है वो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर जाती है। फिर उसकी रेप्लिकेशन वर्जन बना लिया जाता है कि इन केस के अगर वो सिस्टम कोलैप्स हो जाए तो हम उसकी जगह पे जो हमारा रेप्लिकेट वर्जन है वो बेसिकली रेडी हो जाए। इसकी एक अपनी नेटवर्किंग की दुनिया है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइजेशन में आपको एक्चुअल ये पता नहीं होता कि आपका डेटा जो है ना वो किस सर्वर के ऊपर स्टोर हो रहा है। जैसे पहली वाली एग्जांपल के अंदर तो एक सेंट्रलाइज सर्वर था, लेकिन इस वाले के अंदर आप सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है, इसके अंदर कई सर्वर्स मौजूद हैं जहाँ पे आपका डेटा स्टोर है। एंड नोबडी नोज कि आपका डेटा किस सर्वर के अंदर एक्चुअल स्टोर है, बिकॉज इसका एक पूरा डेटा स्ट्रक्चर कोडिंग वाइज बनाया जाता है, जिसके अंदर कोशिश ये की जाती है कि यार डेटा जो है जहाँ पे स्टोर हो रहा है वो किसी को एक्चुअल पता नहीं हो, ठीक है। तो उसकी साइंस जो है वो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो बनाई गई, और उसके थ्रू एक लेजर जो है वो स्ट्रॉन्ग बना लिया गया। क्रिप्टोग्राफिक लेजर जो है वो बना लिया गया, जिसके अंदर इम्यूटेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी, ऑडिटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी क्या है कि डेटा स्टोर होने के बाद आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, मतलब किसी ने भी इंटर किया और इंटर करने के बाद उसको वो ऑल्टर करने जाए तो वो एक्चुअल हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात कि जिस बंदे ने भी इंटर किया है आपको उसकी आइडेंटिटी कभी भी पता नहीं चलेगी। तो दीज आर सम ऑफ द क्रिप्टोग्राफिक नॉलेज जो कि बेसिकली स्टूडेंट को या किसी भी ब्लॉकचेन वाले को अगर पता होती है, मतलब सिक्योरिटी वाले को पता होती है, तो उसको पता चल जाता है कि यार ये सिस्टम जो है बेसिकली कोई बंदा इसको हैक नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी एप्लीकेशन सेंट्रलाइज ही चलती हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपके पास फोर्जरी और दूसरी जो सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो सामने आती हैं और उनके थ्रू आपका डेटा लीक हो जाता है। ब्लॉकचेन इज़ वन ऑफ द टेक्नोलॉजी जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट के ऊपर चलती है, और उसके अंदर जो है वो एप्लीकेशन जिधर डेटा स्टोर कर रही है कोई भी बंदा उसको बेसिकली हैक नहीं कर सकता या उसको निकाल नहीं सकता। उसके दूसरे तरीके होते हैं हैकिंग के, जिसके अंदर आपके पास जो है वो
51% अटैक होता है। मशीन्स के थ्रू जो है वो आप कंट्रोलिंग हासिल करने की कोशिश करते हो। जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम का बताया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं एक ही जगह सारा चीज़ स्टोर कर रहा था, मेरे पास एक डिवाइस थी, मैं उसी में सब चीज़ें स्टोर कर रहा हूँ। अब मेरे पास 10 डिवाइसेस हैं या 100 डिवाइसेस हैं, तो उसमें 100 डिवाइसेस का मैं डेटा अब उस जो डेटा है मेरा वो उन 100 डिवाइसेस के पास है जी। सबके पास सेम डेटा है? सबके पास सेम डेटा नहीं है। अच्छा। डेटा चंक्स के सूरत के अंदर जो है वो मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर जाके छुप गया है, और जब आप उसको डेटा कलेक्ट करने आओगे तो मुख्तलिफ डिवाइसों से आपके हैश के थ्रू जो है ना उनको एक वो बनाएगा, पूरा एक मैसेज बनाएगा, और फिर वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके पीछे पूरी साइंस है, इसके पीछे इजाद के पीछे पूरी एक साइंस है। इनिशियली जब ब्लॉकचेन बनी थी ना, तो वो तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बनी थी। जैसे आप अभी आज अल्फ़ा की ऐप इस्तेमाल करते हो, फलाने की ऐप इस्तेमाल करते हो, उस वक्त भी कोई इसी तरीके का बैंकिंग सिस्टम के लिए कोई एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली सकाती नाकम कुछ करके नाम है, जिसने बेसिकली बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इजाद किया था यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, हाँ, सतोशी नाकामोतो करके इस तरह का कोई नाम है। तो बहरहाल, तो यहाँ से हमारे ब्लॉकचेन का कुछ स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर कोर कॉन्सेप्ट ये था कि यार अगर बाइंग और सेलिंग का कोई डिजिटल वो बनता है, प्लेटफॉर्म बनता है, तो हमारे पास ऐसे कितने यूज़ केसेस आएंगे जिसके अंदर जो है वो हमें जो है वर्क फ्लो के अंदर सिक्योरिटी को की में रखते हुए किस तरीके का हमारा वो होना चाहिए। फिर जब सिस्टम बनना शुरू हुआ तो पता चला कि यार सिस्टम के अंदर जो है ना बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, सेंट्रलाइज सर्वर की वल्नरेबिलिटीज़ है। तो उस बंदे ने डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के ऊपर वर्किंग करना शुरू करी। यार मैं डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बनाता हूँ, डिसेंट्रलाइज चेन बनाता हूँ, उसके थ्रू डेटा को स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, जिसके अंदर कोर कॉन्सेप्ट ये था कि यार कोई भी बंदा जो डेटा स्टोर कर रहा है या उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चले, यानी आप प्राइवेसी को बिल्कुल मेंटेन रखें। फिर डेटा को कोई बंदा ब्रीच ना कर सके, उसकी भी आपने वो कर दी, इम्यूटेबिलिटी बना दी। ट्रेसेबिलिटी कैसे हो सकती है, उन मुख्तलिफ हैशेस को मिला के आप एक कॉमन हैश कैसे बना सकते हो। तो ये सारा कॉन्सेप्ट उसके अंदर था। ये चीज़ बैंक्स वगैरह ने अब तक यूज़ क्यों नहीं करी? उनके लिए तो बड़ी बेनिफिशियल हो सकती है। अच्छा देखिए, मसला क्या है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है ना ब्लॉकचेन की एक तो अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। फिर बैंकिंग सेक्टर जो है, जो चलते चलाते बैंकिंग सेक्टर है, वो रिलेक्टेंस होते हैं कि वाई वी आर यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। अब अगर हमारा कोई डेटा क्रैश हो गया, फलाने हो गया, तो हम फिर किस तरह इसको मेंटेन करेंगे। तो आई थिंक वो चीज़ जो है ना वो वहाँ पे लैक करती है। अगर उनको अवेयरनेस मिले तो वो शायद अपनी सारी एप्लीकेशंस जो है वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के ऊपर लेकर आ सकते हैं। और करंटली पाकिस्तान के अंदर अभी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ये वर्किंग शुरू हो गई है कि हम जो है वो डिसेंट्रलाइज डिजिटल एप्लीकेशंस जो बैंकिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, हम उसको कैसे बना सकते हैं। ये कॉस्ट के मुताबिक कैसे है कि जैसे एक सेंट्रलाइज सिस्टम ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव पड़ेगा या एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम ज़्यादा हैवी पड़ेगा? मतलब डिसेंट्रलाइज सिस्टम ज़्यादा हैवी पड़ेगा, इसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा कम से कम होगी, और ट्रांजैक्शन होने के अंदर जो है वो आपका डिले भी आ सकता है, बिकॉज ऑल द ज़्यादा महंगा जो हमें पड़ने वाला है। इसके लिए आपको एनर्जी सिस्टम भी रिक्वायर्ड होगा। मतलब ये ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर आप जो है वो बेसिकली उस पर काम कर रहे होते हैं। आपके पास ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो 24 घंटे चल रहे होते हैं। मतलब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है, और रेगुलेटरी बॉडी का होना भी लाजमी है। रेगुलेटरी बॉडी का होना इस तरह लाजमी है क्योंकि जब आप ब्लॉकचेन का नेटवर्क बिछाते हो तो आपके पास एक माइनर्स का नेटवर्क भी होना चाहिए। जब माइनर्स का नेटवर्क माइनर्स के नेटवर्क का अपना एक बिज़नेस मॉडल है, ठीक है। लोग अपनी लैपटॉप्स, अपना GPU, अपना CPU वाले मशीन्स जो है ना वो बेसिकली माइनर के तौर के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब उनके जो रिवॉर्ड्स होते हैं उनका एक अपना तरीक़ेकार होता है। अगर वो रिवॉर्ड किसी भी पार्टिसिपेंट को सही तरीके से मिलता नहीं है तो ये नेटवर्क वीक भी हो सकता है। इस वीक नेटवर्क के अंदर फिर आपकी ट्रांजैक्शन होने के अंदर डिले ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म की फिजिबिलिटी पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के हिसाब से करंटली देखी जाए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें रेगुलेटरी बॉडीज़ भी है, एनर्जी के क्राइसिस की सिचुएशन भी है, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अच्छा, ये माइनर्स वाली चीज़ को अगर हम जैसे सिंपल अल्फाजों में समझना चाहें तो ये कुछ ऐसा कह सकते हैं इसके बारे में, जैसे करीम वाले हैं वो डिफरेंट लोग उसमें अपनी बाइक्स और अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं और उससे फिर दोनों फ़ायदा करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल यही चीज़ है। तो माइनर्स का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि वो अपनी चीज़ समझ लें, आपको ब्लॉकचेन में जुड़ने का जो आपको सर्विस दे रहे हैं ब्लॉकचेन को, और उसके बदले ब्लॉकचेन उनको रिवॉर्ड दे रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे उनको अपना कमा लेते हैं, अर्निंग कमा लेते हैं। तो माइनर्स का कॉन्सेप्ट हम इस तरीके से ले सकते हैं कि लेमैन लैंग्वेज। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो मतलब ब्लॉकचेन एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और इस तरीके की चीज़ें हैं वो आज इसको मार्केट में लाने से, वैसे जो इसका बूम होना चाहिए
तो उससे Yes, रोके। ये बिल्कुल बात सही है कि मतलब इसका जो बूम बेसिकली नहीं आ सका इंडस्ट्री के अंदर, आई थिंक कि वो इसी रीज़न की वजह से जो है वो नहीं है, क्योंकि इसकी फिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुश्किल है। अगर हम बात करें ना, ब्लॉकचेन 3 तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, पब्लिक है, प्राइवेट है और कंसोर्शियम है। तो पब्लिक जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के अंदर तो आपके पास पब्लिक में तो बिटकॉइन वगैरह पब्लिक नहीं, पब्लिक के प्लेटफॉर्म्स हैं, बिटकॉइन भी है, इथीरियम भी है और बहुत सारे हैं। लेकिन पब्लिक के अंदर होता ये है कि तमाम चीज़ें ऑटोमेशन के ऊपर होती हैं, और ऑटोमेशन के अंदर माइनर्स जो हैं वो आपके पास जुड़ते रहते हैं और आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता रहता है, स्ट्रांग माइनर्स चल जाते भी रहते हैं। तो अब ये जो माइनर्स आपके साथ अटैच हो रहे हैं, इनका मेन पर्पस ये होता है कि यार आप रिवॉर्ड देंगे, आप फ़ायदा देंगे। अब अगर उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वो फिर दूसरे नेटवर्क को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। तो पब्लिक ब्लॉकचेन की बात की जाए तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अंदर जो फिजिबिलिटी है वो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के हिसाब से चैलेंजिंग है। अब दूसरी अगर प्राइवेट ब्लॉकचेन की बात की जाए तो प्राइवेट ब्लॉकचेन सॉर्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन के ऊपर आ जाती है। वो हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम कहें तो चलो उसमें पढ़ने वाले इन्वायरमेंट के अंदर हम प्राइवेट ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई जो बैंकिंग सेक्टर के एप्लीकेशंस हैं उनको हम प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर आप सम सॉर्ट जो है वो सेंट्रलाइजेशन ही बना रहे होते हो, बिकॉज यू आर सेलेक्टिंग योर ओन माइनर्स, और उन माइनर्स मशीन्स के ऊपर आपको पता होता है यार ये मशीन्स इतनी कॉन्फ़िगरेबल है और हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो फास्ट कर देंगी। तो वो बिट लाइक अ सेंट्रलाइज सिस्टम। कंसोर्शियम के अंदर बेसिकली क्या होता है कि प्राइवेट भी चल रहा होता है और पब्लिक भी चल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें। तो चलें सर, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कवर करी, ब्लॉकचेन से लेके आए, बहुत सारी बातें करी हमने। बातें तो और भी हैं हमारे पास कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें लगता है कि पूछना बाकी है और डिस्कवर कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना वक्त दिया, आपके वक्त देने के लिए और इतनी सारी नॉलेज के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए, आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।